हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। दैट इज अ कॉस्ट शीट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर आगे दो चैप्टर्स और में यूज किया जाएगा, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 15 मार्क्स। तो इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नाम से इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ कॉस्ट शीट? ठीक है, नाम में इसको अलग अलग करें, कॉस्ट की शीट। तो इसका क्या मतलब है? इट इज, शीट का मतलब कुछ एक प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो इट इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट क्या है? अ कॉस्ट शीट इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो बात आती है कि टोटल कॉस्ट हम क्या या किसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट किस चीज को बोली जाती है? तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो हम ये कॉस्ट पढ़ने लगे हैं ये हम पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एज अ बायर हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरर या प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो टोटल कॉस्ट विल बी टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हम किसको बोलेंगे? तो टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल खर्चे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंकर कर रहे हैं उसको अगर हम सम टोटल कर रहे हैं वो टोटल कॉस्ट बन जाती है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम इंकर करते हैं उन सबका क्यूमुलेटिव टोटल क्या बन जाता है? दैट इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो पहले तो इन टोटल एक्सपेंसेस को ही डिस्कस करते हैं। ये क्या चीज है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। जो हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं उस टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, इसको लॉजिकली लेके चलते हैं, इसको रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आप सोचिए कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री है आपकी, तो सबसे पहला खर्चा आप क्या करेंगे? ठीक है, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर पहले फैक्ट्री लगाएंगे, मशीनें खरीदेंगे। वी आर अज्यूमिंग कि वो सब कुछ सेटअप हो चुका है, हमारी एक रनिंग फैक्ट्री है, हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं, तो वहां से हमें टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके बताने हैं। तो बताइए जी, सबसे पहले अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो सबसे पहला खर्चा क्या होगा? बिल्कुल ठीक जी, सबसे पहला खर्चा हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, सिंपली इसको हम मटेरियल्स बोल देते हैं। नेक्स्ट जो आपका खर्चा होगा दैट विल बी योर लेबर। कि अब आपने सामान मंगवा लिया है जो आपने बनाना है और उसको बनाने के लिए अब आपको लेबर चाहिए होगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स आपने मंगवा लिए, उसको बनाने के लिए आपने लेबर इकट्ठी कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आप अपनी फैक्ट्री में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज दी फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस जिनको हम अकाउंट्स में एक्सपेंसेस बोलते थे, यहां पर एक्सपेंसेस के लिए टर्म हम यूज करेंगे, दैट इज दी ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब है फैक्ट्री में होने वाले सारे एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? फैक्ट्री के एसेट्स की रिपेयर मेंटेनेंस, उनके डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के बिल्डिंग का रेंट हो जाएगा, फैक्ट्री के जितना भी स्टाफ है उसकी सैलरीज आपकी हो जाएंगी। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स के कैटेगरी में इंक्लूड करके दिखाने हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स हमने इकट्ठा कर लिया है, लेबर को बुला लिया है, उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे डाल दिए हैं। और क्या खर्चे हो सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की फैक्ट्री है तो एक बढ़िया सा आपने अपने लिए ऑफिस बनाया होगा जिसमें बैठ के आप ये इसको सुपरवाइज कर रहे होंगे। तो बिजनेसमैन हर एक खर्चा आप उठा के अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर देता है। तो जो आप ऑफिस में बैठ के एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वो भी हम उठा के
टोटल कॉस्ट के एलिमेंट में इंक्लूड करके दिखा देंगे। तो ऑफिस में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो सकती है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, ऑडिट फी, जितना भी आपका ऑफिस का स्टाफ है उनकी सैलरीज हो जाएंगी, ऑफिस में जितने भी आपके एसेट्स हैं उनकी रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो इस तरह के ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आपने उठा के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की कैटेगरी में इंक्लूड करके दिखाना है, ठीक है जी। और लास्ट हमारे खर्चे, अब सब कुछ रेडी है, सामान मैंने बना दिया है, जहां मैं बैठ के सुपरवाइज कर रहा था उसके भी खर्चे डाल दिए हैं। अब सामान को बेचने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस मुझे करने होंगे, जिनको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो हम करते हैं उनको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेल्स प्रमोट करने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं दैट कम्स अंडर द हेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मैंने अभी आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, ट्रैवलिंग सेल्समैन एक्सपेंसेस, ठीक है, जो गोडाउन है आपका उसका रेंट आ जाएगा, शोरूम के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, अगर डिलीवरी व्हीकल रखा है तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स की कैटेगरी में हमने इंक्लूड करके दिखा देने हैं। तो रॉ मटेरियल से लेके बिल्कुल एंड तक सेलिंग तक के खर्चों को सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो इन सबका क्यूमुलेटिव टोटल बन जाता है, दैट इज द टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां से लेके अगर मैं एक एक खर्चे को ऐड करना शुरू करता हूं तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा दैट बिकम्स द टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट यही चीज है, इस टोटल कॉस्ट को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो सिस्टमैटिक की अगर मैंने बात की है तो इसका मतलब एक फॉर्मेट है जो हमें याद करना है, ठीक है। सिस्टमैटिक की बात यहां पर लिखी गई है, तो सिस्टम का मतलब कोई डिफाइंड फॉर्मेट है जो हमें याद करना है, ठीक है। तो इसी लॉजिकल सीक्वेंस में इसको याद करते हुए चलेंगे, मुश्किल नहीं है, इजीली आपको याद हो जाएगा। चलिए, उसका फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और आप सबसे, मटेरियल्स कितनी तरह के होते हैं या किन किन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। तो जनरली मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स, all those raw materials which are physically present in your finished goods, ऐसे सारे मटेरियल्स को हम डायरेक्ट मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूं कि मेरी एक फर्नीचर बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है, मैं बेंचेस बनाता हूं फॉर एग्जांपल, तो उसको बेंच को बनाने के लिए जो मैंने लकड़ी यूज की है, जो मैंने लोहा यूज किया है, जो मैंने स्क्रूज एंड नेल्स यूज किए हैं, वो फिनिश गुड्स जो मेरा बेंच बना है उसमें अवेलेबल है या प्रेजेंट है। तो ऐसे सारे मटेरियल्स को हम डायरेक्ट मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है जी, ये चीज समझ आती है। ऐसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, मैं अपने एग्जांपल पे वापस आता हूं। जो मैंने बेंच बनाया था उसको बनाने के लिए मेरे कारपेंटर ने हैमर यूज किया होगा, कुछ कटर वगैरह यूज किया होगा, और भी कुछ अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज किए होंगे जो फाइनली फिनिश गुड्स में प्रेजेंट नहीं है। जो बेंच बना है उसमें हैमर, कटर, ऐसी चीजें अवेलेबल या वहां पर वो प्रेजेंट नहीं है, पर वो यूज किए गए थे मटेरियल्स इनको बनाने के लिए। तो ऐसे सारे मटेरियल्स को हम इनडायरेक्ट मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है जी, ये चीज आपको समझ आती है। सेम ऐसे लेबर होती है, लेबर भी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट लेबर, एक हमारी होती है इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। मैं अपने एग्जांपल में वापस आता हूं। अगर मैंने एक कारपेंटर हायर किया हुआ है जो मेरे लिए बेंचेस बनाता है, तो जो कारपेंटर फाइनली जो बेंचेस को बनाता है उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसी लेबर विच इज फिजिकली वर्किंग ऑन द फिनिश्ड गुड्स, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इस कारपेंटर ने कोई अपना फोरमैन या हेल्पर रखा होगा जो उसको सामान काट के दे देता है, असेंबल करके दे देता है, तो ऐसे लेबर को हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं, ठीक है। सच अ लेबर विच असिस्ट द डायरेक्ट लेबर इन हिज वर्क, ऐसी लेबर को हम इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं, ठीक है जी। तो मटेरियल्स को हम डिवाइड करते हैं बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स। सेम ऐसे लेबर को हम डिवाइड करते हैं बिटवीन डायरेक्ट लेबर एंड दी इनडायरेक्ट लेबर। तो इसी टोटल कॉस्ट को एक हमें फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है एंड दैट फॉर्मेट इज दी कॉस्ट शीट। चलिए, तो हम अब अपना फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट शीट है क्या चीज।
या उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में कॉस्ट शीट को बनाया जाता है। तो देखते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे पहला जो खर्चा होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए, दैट इज द रॉ मटेरियल्स। ठीक है, गोइंग ऑन कंसर्न जो हम अकाउंटिंग कंसेप्ट लेके चलते हैं कि एवरी बिजनेस इज अज्यूम टू बी ए गोइंग ऑन कंसर्न। तो एक रनिंग बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पास कुछ पुराने स्टॉक्स वगैरह भी हो सकते हैं रॉ मटेरियल के। तो सबसे पहले उसी को यूज करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जो उसके बाद पुराना स्टॉक पड़ा है रॉ मटेरियल्स का, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो उसने और परचेज किए हैं रॉ मटेरियल्स वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जो इस बार काम करने के बाद जो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है रॉ मटेरियल्स का, उसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस दी क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो मेरा फर्स्ट वैल्यू आएगी, इन तीनों चीजों को प्लस माइनस करने के बाद, दिस इज ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर जो हमें कॉस्ट शीट में कैलकुलेट करना है, दैट इज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सिंपल सी चीज है, ये चीज मेरे पास पहले से पड़ी थी, ये मैंने और खरीदी थी, तो टोटल मेरे पास इतने रॉ मटेरियल्स हो गए हैं, इसमें से इतने बचे हुए हैं, इसका मतलब बाकी रॉ मटेरियल्स मैंने प्रोडक्शन के लिए यूज या कंज्यूम कर लिए हैं। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग गिव्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली एक ऐसी वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स आर इक्वल टू 1 लाख रुपीज, ठीक है, ओपनिंग नहीं दिया, परचेज नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो दिस रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज 1 लाख इज अज्यूम्ड टू बी द रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ठीक है, या तो तीनों चीजें होंगी जिससे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको सिर्फ रॉ मटेरियल की सिंगल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो ये अज्यूम की जाती है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। ठीक है जी, तो सबसे पहला खर्चा कि रॉ मटेरियल्स हमने परचेज किए हैं। अगला खर्चा हमने किसकी बात की थी, लेबर की बात की थी। पर यहां पर हमने कौन सी लेबर इंक्लूड करनी है अभी फिलहाल के लिए, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। ठीक है, हम इनडायरेक्ट लेबर die बात नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए हम डायरेक्ट लेबर वाली वैल्यू को यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं। डायरेक्ट लेबर कैन ऑल्सो बी गिवन एज डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वर्क्स वेजेस या फैक्ट्री वेजेस। ठीक है, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, तो आपने ध्यान रखना है ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वर्क्स वेजेस या फैक्ट्री वेजेस, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। ध्यान रखते हैं वर्क्स कुछ नहीं है, फैक्ट्री के लिए एक सिनोनिम हम कॉस्टिंग में यूज करते हैं, दैट इज वर्क्स। ठीक है, तो फैक्ट्री में होने वाली वेजेस आर नोन एज दी वर्क्स वेजेस। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम जो हमने निकाले थे उसमें डायरेक्ट वेजेस को भी हम ऐड कर देंगे। तीसरी चीज जो मुझे ऐड करनी है, दैट इज दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कौन कौन से हो सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, ठीक है, वैसे एक ही चीज है फिर भी मैं लिख देता हूं, कैरेज ऑन परचेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, या प्राइमरी पैकिंग। ठीक है, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ऑफ योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको क्वेश्चन में से फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपको दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, उन सारे एक्सपेंसेस को यहां पर लिखेंगे, वैल्यूज को इंटरनल कॉलम में लिखेंगे और सबका क्यूमुलेटिव टोटल उठा के आपने बाहर लिख देना है।
ठीक है, तो आपको इसका सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपने एक एक करके इसको इंटरनल कॉलम में लिखना है, सम टोटल उठा के हम फाइनली बाहर लिख देंगे। ठीक है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके साथ आपको ध्यान रखना है, इफ ओनली रॉयल्टी और पैकिंग आर गिवन, then these are taken as selling overheads। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी हमने यहां पर दो चीजें लिखी हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एंड प्राइमरी पैकिंग। ठीक है, अगर तो आपको इसी नाम से ये दो खर्चे दिए गए हैं, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एंड प्राइमरी पैकिंग, तो आपने उसको उठा के डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालना है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में रॉयल्टी लिखा गया है या अकेला पैकिंग लिखा गया है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने इंक्लूड नहीं करने हैं, तो उस केस में ये दोनों खर्चे हम सेलिंग ओवरहेड्स वाली कैटेगरी में इंक्लूड करके दिखा देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद रॉ मटेरियल्स कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों का जो टोटल आंसर आएगा, इस आंसर को हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट टर्म इज रिटन एज अ प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का क्यूमुलेटिव टोटल बिकम्स द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो हमने अब रॉ मटेरियल्स इकट्ठा कर लिया है, लेबर को बुला लिया है, रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने इंकर किए थे वो भी यहां पर इंक्लूड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करें। प्रोडक्शन कहां की जाती है, फैक्ट्री में की जाती है। तो अगला खर्चा जो हमने ऐड करना है दैट इज द फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल्सो नोन एज द वर्क्स ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑल्सो नोन एज द वर्क ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री में होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो आपने उठा के इस कैटेगरी में इंक्लूड करके दिखाने हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं जो यहां पर होंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है, जैसे हमने मटेरियल्स की बात की थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट हमने यहां पर इंक्लूड कर दिए हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड करने हैं। सेम ऐसे डायरेक्ट लेबर यहां पर इंक्लूड कर दी गई है, इनडायरेक्ट लेबर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड करके दिखानी है। फैक्ट्री का रेंट, अगर आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पे है तो उसका रेंट आ जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, तो फैक्ट्री में जितने भी आपके एसेट्स हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी होगी, जितने भी आपके टूल्स हैं वो हो गए, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन यहां पर आपने इंक्लूड कर देनी है। स्टोर्स की वैल्यू आ जाएगी, स्टोर्स कंज्यूम, सैलरीज ऑफ फैक्ट्री स्टाफ। ठीक है, फैक्ट्री में जो भी आपने स्टाफ को एम्प्लॉय किया है, जो भी सुपरवाइजर है, जो भी मैनेजर है, जो सिर्फ फैक्ट्री के कामों को देखता है, तो उनकी सैलरीज यहां पर आपने इंक्लूड कर देनी है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, फैक्ट्री की बिल्डिंग का अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे किया है वो यहां पर आप इंक्लूड कर देंगे। पावर एक्सपेंसेस, ठीक है, पावर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं मशीन्स को रन करने के लिए, तो उसको हम पावर के नाम से यूज करते हैं। ठीक है, और एक एक्सपेंस होता है हॉलेज एक्सपेंसेस। ठीक है, हॉलेज एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, हॉलेज इज अ कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन टू प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, अगर एक प्रोडक्शन यूनिट से आप दूसरे प्रोडक्शन यूनिट पे कुछ यूनिट्स को ट्रांसफर करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे उसको पहुंचाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है, ऑल सच एक्सपेंसेस आर दी हॉलेज एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसमें से आपको सेग्रीगेट कर लेना है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या है, एक एक करके आप उसको इंटरनल कॉलम में लिखते जाएंगे। ठीक है, फाइनली जो इन सबका टोटल आएगा वो आपने उठा के आउटर कॉलम में, कैलकुलेशन वाले कॉलम में लिख देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये खर्चे यहाँ पर आते हैं, सारे इंटरनल कॉलम में लिख के टोटल उठा के आपने कैलकुलेशन वाले कॉलम में डाल देना है।
तो प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को इंक्लूड कर देता हूं या ऐड कर देता हूं, ये जो रिजल्टिंग मेरा आंसर होगा, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज दी ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री के सारे खर्चे इंक्लूड कर देता हूं, तो इसका और इसका जो टोटल आता है, उस वैल्यू के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज दी ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखिए जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कोई टर्म अगर नहीं समझ आती है? ठीक है, क्लियर है? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जितने भी आपको फैक्ट्री के खर्चे मिले, उठा के आपने प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिए और रिजल्टिंग आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज दी ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अपना फॉर्मेट आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने अभी ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाली थी, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद कैलकुलेट की थी, उसमें अब आपने क्या करना है, इसमें हमने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, इसमें हमें ऐड करना है दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, दैट इज ट्रीटेड एज दी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देना है। तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस में से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दूंगा, ये जो मेरा रिजल्टिंग आंसर आएगा, दिस इज ट्रीटेड एज दी वर्क्स कॉस्ट और दी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो इसको जो रिजल्टिंग आपका आंसर होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करने के बाद, दैट इज ट्रीटेड एज दी वर्क कॉस्ट और दी फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमने फैक्ट्री के भी सारे खर्चे डाल दिए हैं, प्रोडक्शन शुरू की और फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हुए वो इंक्लूड कर दिए। अगला खर्चा क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपने अपने लिए एक ऑफिस बनाया होगा और उसमें भी जितने खर्चे आप इंकर कर रहे होंगे वो उठा के आप अपने प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमने खर्चा ऐड करना है, दैट इज दी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ऑफिस में होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो अब आपने उठा के इस वाली कैटेगरी में इंक्लूड कर देने हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अगर ऑफिस की बिल्डिंग सेपरेट आपने ले रखी है रेंट पे, तो उसका रेंट आ जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस एसेट्स। तो ऑफिस में जितने भी आपके एसेट्स हैं, एयर कंडीशनर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, फर्नीचर हो गया, तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ। ठीक है, तो ऑफिस में जो भी आपने स्टाफ रखा है उसकी सैलरीज आ जाएगी। बैंक चार्जेस, बैंक से डीलिंग ऑफिस वाले करते हैं तो इसलिए बैंक चार्जेस इस कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। ऑडिट फीस, ऑडिटर को जो आपने पे किया है, ऑडिटर आगे आपके ऑफिस में बैठ के काम करता है, वो वाली चीज आ जाएगी। लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये आपके टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज, इंटरनेट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपके खर्चे हैं ये आपको क्वेश्चन से सेग्रीगेट करने हैं कि ये ऑफिस का खर्चा है और उसको आपको इस वाले हेड में इंक्लूड करके दिखा देना। इन सबकी वैल्यूज इंटरनल कॉलम में लिखेंगे और फाइनली जो इन सबका टोटल आएगा वो टोटल आपने कैलकुलेशन कॉलम में लिख देना है। तो जो वर्क कॉस्ट हमने निकाली थी या फैक्ट्री कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की थी, इस वैल्यू में अगर मैं ये ऑफिस के ओवरहेड्स को ऐड करूंगा, ये जो मेरा रिजल्टिंग आंसर आएगा यहाँ पर,
दिस इज ट्रीटेड एज, और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो सम टोटल ऑफ वर्क कॉस्ट एंड द ऑफिस ओवरहेड्स, ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के लिए टर्म यूज की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने ऐड करना है द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये जो आपका रिजल्टिंग आंसर होगा, इसके लिए टर्म यूज की जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, तो ये जो टर्म हम यूज करेंगे यहां पर दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस कर देंगे द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो यहां से इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। अब ये जो रिजल्टिंग आंसर आएगा हमारा, इसके लिए टर्म यूज की जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड किया, वो मेरा रिजल्टिंग आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू को माइनस किया है, जो रिजल्टिंग मेरा आंसर आएगा दैट इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहां हमने ऑफिस तक के खर्चे इंक्लूड कर दिए हैं। अब एक लास्ट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस बची है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट स्टेप हम वो ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस बची है जो हमने ऐड करना है दैट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मतलब है सेल से रिलेटेड जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे इस कैटेगरी में आपने इंक्लूड करने हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, promotional expenses, salesman salary and commission, traveling expenses, godown rent, showroom expenses, warehouse expenses, delivery vehicle expenses, and one is the bad debts। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आपको सबको पता है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन रखा है उसकी सैलरी या कमीशन, ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा वो सेल्समैन करता है उसकी, गोडाउन रेंट, गोडाउन जनरली हम क्यों लेके रखते हैं, टू स्टोर द फिनिश्ड गुड्स बिफोर द सेल, तो इसलिए सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस आ जाता है। शोरूम हम किस लिए रखते हैं, टू डिस्प्ले द गुड्स फॉर सेल, तो ये भी हमारा सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस है। वेयर हाउस, दोबारा से वही गोडाउन या वेयर हाउस एक ही चीज है। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस, अगर आप होम डिलीवरीज भी प्रोवाइड करते हैं तो कोई एक व्हीकल रखा होगा आपने होम डिलीवरी के लिए, तो उसके जितने भी खर्चे हैं, उसका फ्यूल या उसकी रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन, वो भी यहां पर आप इंक्लूड कर लेंगे। एंड बैड डेट्स क्या होते हैं यहाँ पे, इनरिकवरेबल क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट पे सामान बेचा था और उसने डेटर ने आपको पैसा नहीं दिया है, तो बिजनेसमैन हर अपना लॉस कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट्स में ही रिकवर करने के लिए, तो जो भी बैड डेट्स उसने इंकर किए थे कुछ हिस्सा वो उठा के एज सेलिंग ओवरहेड्स यहाँ पर इंक्लूड करके एज ए टोटल कॉस्ट बना सकता है। ठीक है, तो सेलिंग के जितने भी खर्चे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे वो सब आपने उठा के इंटरनल कॉलम में लिखने हैं और इन सबका फाइनल टोटल आपने बाहर कैलकुलेशन वाले टोटल में लिख देना है। तो जो हमने लास्ट आंसर निकाला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें आप इस सेलिंग के सारे खर्चे ऐड कर देंगे। अब ये जो रिजल्टिंग आंसर होगा इसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं दैट इज द टोटल कॉस्ट। अब सारे खर्चे हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है, तो अब ये हमारी बन जाती है टोटल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ
सेल्स। ठीक है, तो सारे खर्चे स्टार्टिंग टिल द एंड हम ऐड कर चुके हैं, तो अब ये जो हमारी वैल्यू आती है दिस इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एक कॉस्ट शीट के हर क्वेश्चन में यहां तक तो आपको कैलकुलेशन करनी ही करनी होगी। इसके बाद या तो आपको प्रॉफिट गिवन हो सकता है, तो कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड करता हूं तो वो जो फिगर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, दिस इज ट्रीटेड एज दी सेल्स। तो यहां तक हर कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी होगी। इसमें से या इसमें से एक वैल्यू गिवन होगी, मुझे उसकी ऑपोजिट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स निकाल दी जाएंगी, अगर सेल्स गिवन है तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो आइदर दी प्रॉफिट और सेल्स हमें कैलकुलेशन में पूछी जाएगी। देखिए जी, ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट था ऑफ अ कॉस्ट शीट। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको फॉर्मेट याद करना होगा, चीजें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जितने भी हेडर्स हैं और जितने भी बीच में आंसर्स हमने लिखे थे वो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, आपको इसी फॉर्मेट में याद करना होगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये तो हमारा था फॉर्मेट जो हमें कॉस्ट शीट का याद करना है। इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें और भी ज्यादा याद करनी है, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। ठीक है, बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम्स हो सकते हैं जो हम कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में हो सकता है वो चीजें आपको गिवन हो, पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि वो आप कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन के टाइम में कहीं भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, पहली ऐसी वैल्यू है ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। किसी भी तरह का प्रोविजन अगर आपने क्रिएट किया है, अगर आपने किसी भी तरह के रिजर्व में कोई अपना प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, तो वो सारे प्रोविजंस या वो सारे रिजर्व्स हमने यहां पर कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करने हैं। सेकेंड चीज, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट पॉइंट में इंक्लूड हो जाता है, फिर भी मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं, या बैड डेट्स रिजर्व। ठीक है, इसको सेपरेट लिखने का मेरा मेन मोटिव क्या है, मैंने यहां पर बैड डेट्स इंक्लूड करके लिखे थे कि बैड डेट्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द सेलिंग ओवरहेड्स, पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या बैड डेट्स का रिजर्व वो हमने इंक्लूड नहीं करना। सिर्फ एक्चुअल बैड डेट्स हम अपनी कॉस्ट शीट में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, थर्ड चीज, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स एसेट अगर आपने खरीदा है या बेचा है उसको आपने कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट अगर आपने बेचा था उसके ऊपर जो भी अगर आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस आपने इंकर किया है वो वाली वैल्यू भी आपने कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करनी है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटन ऑफ या शेयर्स एंड डिबेंचर्स रिटन ऑफ, या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, कोई भी अगर आपने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया है वो आपने कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या सेल्स टैक्स। ठीक है, ये कोई भी टैक्स आपने कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करना है। डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड, अगर आपको किसी से डिस्काउंट मिला है या आपने किसी को डिस्काउंट दिया है वो वाली वैल्यू भी यहां पर इंक्लूड नहीं की जाती है कॉस्ट शीट बनाने के लिए। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड या पेड। ठीक है, इंटरेस्ट या डिविडेंड चाहे तो आपको रिसीव हुआ है या आपने पे किया है, दोनों सिनेरियोज में आपको वो वैल्यूज को कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करना है। लास्ट एक वैल्यू दैट इज दी अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स इज ऑल्सो नॉट टू बी इंक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग दी कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद करना तो जरूरी है ही है, बहुत ज्यादा जरूरी ये चीजें याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपको तंग करने के लिए इनमें से कई चीजें आपको गिवन
वो प्रोवाइड कर सकता है या वो दे सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट शीट बनाने के लिए ये सारी वैल्यूज को हमने अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था, दैट वाज द कॉस्ट शीट। आई होप ये आपको सबको समझ आ गया है। थैंक यू।